हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ दिनों से नई कहानी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जैनेन्द्र द्वारा रचित उनकी कहानी पाजेब। हम इस कहानी के ऑलरेडी 2 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहले हमने इस कहानी के सारांश, जिसको आप कथा सार, कथा वस्तु और सार भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रश्न इस कहानी की मूल संवेदना। इन दोनों ही प्रश्नों के ऊपर मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाजेब कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसके चरित्र को उदाहरण स्वरूप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है आशुतोष। और पाजेब जो कहानी है वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा बालपन का सूक्ष्म विवेचन हमें मिलता है। साथ ही कहानी में अभिभावकों के बच्चों के प्रति परंपरागत, उग्र, कठोर, अनुशासनपूर्ण रवैये के त्याग और बाल मन की नई समझ विकसित करने का सार्थक प्रयास भी अंतर्निहित है। तो हम इस कहानी में ये देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो हमें बच्चों के प्रति परंपरागत रूप से उग्र और कठोर जो व्यवहार हम रखते हैं बच्चों के प्रति और रवैया रखते हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। और ये जो कहानी है वो हमारे अंदर, यानी कि पाठक वर्ग के अंदर, एक नई समझ विकसित करने का भी प्रयास करती है। और ये जो नई समझ विकसित होती है वो बाल मन के प्रति होती है। ठीक है, ये जो कहानी है वो हमें बाल मन समझने में बेहद मददगार साबित होती है। ये कहानी में लेखक ने एक मध्य वर्गीय सामान्य परिवार में पाजेब खो जाने के एक छोटे से घटनाक्रम को आधार बनाकर बालकों के मन में चलने वाले संघर्ष को, द्वंद्व को और बाल सुलभ चेष्टाओं का सहज स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। तो इस कहानी में लेखक ने एक मध्य वर्गीय परिवार में पाजेब खो जाने के एक छोटे से घटना को आधार बनाकर उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि बालकों के मन में जो संघर्ष चलता है, जो द्वंद्व चलता है और जो बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं किसी भी बालक की, जब वो एक डरा हुआ होता है, वो सहमा हुआ होता है, ठीक है, और वो कोई बात छुपा रहा होता है या सत्य बताने की कोशिश करता है या सत्य को छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो बातें होती हैं वो हमें बाल सुलभ चेष्टाओं से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो बाल सुलभ चेष्टाओं का भी लेखक ने कहानी में एक सहज स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक ढंग से ही चित्रण किया है। कहानी में पात्रों के माध्यम से ही किसी भी भाव, घटना या दृश्य का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं, ये सब आप भी अच्छे से जानते होंगे कि कहानी के अंदर जो पात्र होते हैं, पात्रों के माध्यम से ही कोई लेखक किसी भाव को, किसी घटना को या किसी दृश्य को प्रस्तुत करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पात्र है वो कहानी में बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आलोच्य कहानी में पाजेब में मुख्यतः 3 पात्र सामने आते हैं। एक तो लेखक, जो कि आशुतोष का पिता है, एक उनकी श्रीमती यानी कि पिता की पत्नी, लेखक, श्रीमती और आशुतोष। तो ये जो 3 पात्र हैं वो इस कहानी में सबसे ज़्यादा हमें सामने दिखाई देते हैं। लेखक ने तीनों पात्रों का जो निर्माण इस प्रकार से किया है कि लेखक और उनकी श्रीमती एक वर्ग के रूप में प्रतीत बन जाते हैं। प्रत्येक माता पिता के रूप में वह पाठक के सामने आते हैं। तो ये जो लेखक है और उनकी जो श्रीमती है, ये दोनों माता पिता के रूप में एक पाठक के सामने आते हैं। मतलब कि ये जो श्रीमती और जो लेखक है वो एज एक हस्बैंड वाइफ और माता पिता के प्रतिनिधित्व निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं कहानी में आशुतोष भी इसी वर्ग का चरित्र है, जो सामान्य छोटे बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी में एक ही मुख्य पात्र है और वो है आशुतोष।
कहानी में बाकी जो भी पात्र हैं वो सारे गौण पात्र हैं, शेष पात्र जिसको हम कहते हैं। ठीक है, गौण पात्र और शेष पात्र दोनों एक ही बात है। इनका मतलब ये होता है कि जो कि कहानी में इतने सामने नहीं आते। जैसे कि इस कहानी में जो भुआ है, जो मुन्नी है, ये सब गौण पात्र है इस कहानी के। ठीक है, या पतंग वाला है, ये भी गौण पात्र है, या शीला है। ठीक है, ये सब गौण पात्र है। इस कहानी में जो 3 पात्र है जो कि सबसे ज़्यादा सामने आते हैं वो है लेखक और उनकी श्रीमती और उनका बेटा आशुतोष। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस वीडियो में आशुतोष का चरित्र चित्रण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी चरित्र चित्रण और भाषा शैली का प्रश्न अपनी परीक्षा में हल कर रहे हो तो आपको उदाहरण स्वरूप अपना उत्तर लिखना होता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें आप अपनी कहानी नहीं बना सकते हो और ये 12 या 14 नंबर का आता ही है। तो आपको इसमें 5 से 6 पेज का उत्तर तैयार करना होता है। ठीक है, तो आप जब उदाहरण स्वरूप अपना उत्तर देंगे तो ये बहुत आकर्षक लगता है और आपकी कोई कॉपी जब चेक कर रहा होता है तो भी उसको ये बात मालूम पड़ती है कि बच्चा कहानी को अच्छे से पढ़कर और समझकर ही उत्तर लिख रहा है। ठीक है, तो ये बात भी मैं आपको बहुत बार कहती हूँ कि आप जब भी अपना कहानी को पढ़ें तो आपको अपने हाथ में पेंसिल लेनी चाहिए और आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि ये विशेषता पात्र की यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो आप उस विशेषता को अंडरलाइन कर लीजिए। या भाषा शैली आपको कहीं पे उर्दू या फारसी के शब्द प्रयोग में लाए हुए नज़र आ रहे हैं कहानी पढ़ते समय, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि जब आप कोई विशेषता लिखो या भाषा शैली का प्रश्न आप हल कर रहे हो तो आप वो उदाहरण में लिख कर आ सको। ठीक है, आप कोई भी विशेषता लिख रहे हो या भाषा शैली का प्रश्न हल कर रहे हो तो आपको प्रमाण देना होता है कि ये प्रमाण है कि इस पात्र के अंदर ये विशेषता है। ठीक है, ये शब्द प्रमाण है या ये भाषा प्रमाण है कि इस कहानी में ये भाषा प्रयोग में लाई गई है। तो आपको प्रमाण स्वरूप अपना उत्तर देना होता है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हम अपनी बात को प्रमाण के साथ रखते हैं, एज अ प्रूफ रखते हैं, तो वो और भी आकर्षक लगती है और लगता है कि किसी समझदार बच्चे ने किसी एक तरह से कहानी जिसने पढ़ी है अच्छे से, उसी बच्चे ने ये उत्तर लिखा है। ठीक है, हवा में तीर नहीं चलाइए, क्योंकि अब इसमें कहानी नहीं बना सकते हो अपनी। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो भाषा शैली का जब प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लिखते हैं कि भाषा सरल और सहज है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना होता है। आप 5 से 6 पेज का उत्तर नहीं तैयार कर सकते हो सिर्फ एक लाइन से। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हिंदी से जुड़े हुए सभी जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी पाठक हैं, जो भी है वो सब इन वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि आप अपने जो भी उत्तर तैयार करें उसको उदाहरण स्वरूप ही तैयार करें। आप तात्विक समीक्षा का भी अगर प्रश्न हल कर रहे हो तो भी आपको उदाहरण देना होता है। ठीक है, भाषा का भी, वातावरण का भी, ठीक है, संवाद का भी, सबका देना होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम आशुतोष के चरित्र को लेके बात करते हैं। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उदाहरण स्वरूप ही बात करते हैं, तो आशुतोष का चरित्र भी हम उदाहरण स्वरूप ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इस कहानी में 3 पात्र जो हैं वो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो कि हैं लेखक, उसकी श्रीमती और उसका बेटा आशुतोष। ठीक है, तो कहानी की जो संपूर्ण घटना है वो आशुतोष नामक बालक के इधर उधर ही घूमती है, इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी में पाजेब की चोरी के आरोप से आशुतोष के बाल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहानी का विकास लेखक द्वारा बड़े नाटकीय ढंग से किया गया है। लेखक एवं उनकी श्रीमती सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लेखक और श्रीमती है वो सामान्य वर्ग के रूप में चित्रित किए गए हैं, स्त्री पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। उनमें सहज शंका है, अपने वस्तु को खोने की चिंता है, उसको प्राप्त करने का उतावलापन है और साथ ही साथ अपनी संतान के प्रति सहज प्रेम एवं सहानुभूति है, जिसका चित्रण लेखक ने मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। तो यहाँ पे जो लेखक और उनकी श्रीमती है वो एक स्त्री पुरुष के सामान्य रूप में दर्शाए गए हैं, जिसमें सहज रूप से शंका भी है और अपनी वस्तु को खोने की चिंता भी है
और उसको प्राप्त करने का एक उतावलापन भी है। ठीक है, ये सब उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है लेखक ने। एक और पिता को क्रोध आता है तो वह आशुतोष का कान खींचते हैं, उसे कमरे में बंद कर देते हैं, उसे घर से निकलने की धमकी भी देते हैं। तो दूसरी ओर उसके कष्टों को देखकर उनमें सहानुभूति भी होती है, और ये सहानुभूति हमें कहानी में नजर आती है जब जो लेखक है उसके मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आते हैं। और लेखक यहाँ पर लिखता है कि मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। मैं कुछ बोला नहीं, मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय इस बालक को मिलना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया, यहाँ पे हमें दिखता है कि एक तरफ तो जो लेखक है, जो पिता है, उसको क्रोध आ रहा होता है और वो आशुतोष के कान खींचते हैं, और दूसरी तरफ आशुतोष के कष्टों को देख के, उसके बालपन की चेष्टाओं वगैरह को देखकर लेखक के मन में सहानुभूति भी जागृत होती है। ठीक है, और उनके मन में तब ये आता है कि ऐसे ऐसे सिद्धांत आते हैं जहाँ पे उनको ये लगने लगता है कि उनको इस सिचुएशन में, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में करुणा के साथ चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, रोष का अधिकार नहीं करना चाहिए। और किसी भी बच्चे को हम प्रेम से ही समझाएं तो वो समझ जाता है, क्योंकि बालक का स्वभाव वो कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से पेश आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक के मन में ये सब विचार आते हैं। यहाँ लेखक विचारशील होकर बच्चे पर कष्ट देखकर विचलित हो जाता है, परंतु तुरंत ही एक अधिकारी पुरुष के रूप में बदलकर बच्चे पर अन्याय करना प्रारंभ करता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य पुरुष का चित्रण किया गया है, जहाँ पर थोड़े समय के लिए सिद्धांत आते हैं, ऐसे विचार आते हैं लेखक के मन में, लेकिन परंतु वो एक अधिकारी पुरुष के रूप में बदल जाता है और बच्चे पर अन्याय करना प्रारंभ कर देता है। वास्तव में आशुतोष ने चोरी नहीं की होती है, परंतु दबाव और भार से बचने का उसे एक ही उपाय सूझता है कि वह चोरी की बात स्वीकार कर ले। इस माध्यम से लेखक ने माता पिता जैसे अधिकारी व्यक्तियों पर इतना तीव्र व्यंग्य किया है कि यदि बच्चा सत्य बोलता है, सच बोलता है, तो उसे डांटा और पीटा जाता है, और सत्य को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु जब वह झूठ मूठ चोरी करने की बात स्वीकारता है तो उसे पुचकारा जाता है, इनाम देने का आश्वासन दिया जाता है। यहाँ पे कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर बच्चा सत्य बोलता है, सच बोलता है, तो उसको डांटा जाता है, पीटा जाता है। ठीक है, और सत्य को स्वीकार नहीं करा जाता है। लेकिन जब बच्चा झूठ मूठ की चोरी का अपराध भी स्वीकार कर लेता है तो माता पिता उसको बोलते हैं कि तुम स्वीकार कर लो, हम तुम्हें इनाम देंगे। ठीक है, इनाम का आश्वासन देते हैं। आशुतोष पर किए व्यंग्य से लेखक यही संदेश देता है कि हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हम अपने आवेश में अपने सत्य को ही अंतिम सत्य मानकर चलते हैं कि अन्य भी हमारे ही सत्य की पुष्टि करें। तो यहाँ पे लेखक ये इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है कि हम अपने आवेश में जो हमें सत्य लगता है, हम उसी को ही अंतिम सत्य मानकर चलते हैं। कि हमें अगर सत्य लग रहा है कि आशुतोष ने चोरी करी है, तो अगर उसने चोरी नहीं भी करी है तो भी हमें लगता है कि उसने करी है, तो हम इसको ही अंतिम सत्य मानकर चलते हैं कि उसी ने ही करी है। और हम अन्य लोगों से भी यही उम्मीद करके चलते हैं कि वो लोग भी हमारे ही माने हुए सत्य को पुष्ट करें। ठीक है, उसी को ही सच माने। ठीक है, आशुतोष ने चोरी नहीं करी होती है, लेकिन उसके माता पिता उसके ऊपर जोर डालते हैं कि अगर तुमने करी है तो तुम बोल दो, हम तुम्हें इनाम देंगे। वो इस तरीके से उसके ऊपर फोर्स करते हैं कि जो आशुतोष है वो झूठ मूठ के लिए स्वीकार कर लेता है कि उसी ने चोरी करी है।
ठीक है। और तब उसको माता पिता ये आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें इनाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम अपने आवेश में अपने सत्य को ही अंतिम सत्य मानकर चलते हैं कि अन्य भी, कि दूसरे लोग भी हमारे सत्य को ही पुष्ट करें, और सामने वाला अगर हमारे सत्य को पुष्ट नहीं करता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी आधार पर बच्चों के मुंह में अपने शब्द डालने का प्रयास माता पिता करते हैं। और ये हम एक उदाहरण स्वरूप भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो लेखक है वो आशुतोष से बोलता है कि अंत में हार कर लेखक कहता है कि वह कहीं तो होगी, अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? तो आशुतोष बोलता है पड़ी मिली थी। तो आगे लेखक बोलता है और फिर नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई? तो आशुतोष बोलता है हाँ। फिर आशुतोष बोलता है कि छुन्नू ने बोला था कि हम इसे बेचेंगे, ठीक है। तो लेखक बोलता है कहाँ बेचने को कहा? तो आशुतोष बोलता है कि मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। तो वो अपनी और छुन्नू की आपस की बातें अपने पिता यानी कि लेखक को बता रहा होता है कि हम विचार कर रहे थे कि हम पतंग वाले को देंगे या फिर किसको देंगे, मिठाई वाले को। तो जो आशुतोष है वो कहता है कि फिर हमने सोचा कि हम पतंग वाले को देंगे, ठीक है। तो जो लेखक है वो कहता है कि फिर तो उसी के पास होनी चाहिए या पतंग वाले के पास होगी, जाओ बेटा उसे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। तो यहाँ पर भी जो लेखक है वो एक तरह से आश्वासन दे रहा है आशुतोष को कि तुम जाओ और पतंग वाले से पाजेब लेकर आओ और उसको ये आश्वासन दो कि बाबूजी जो हैं, बाबूजी यानी कि जो लेखक है, जो आशुतोष के पिता हैं, वो उसको भी इनाम देंगे, ठीक है। अगर वो पाजेब दे देता है और उसके पास होती है पाजेब तो वो उसको भी इनाम देंगे। इस वार्तालाप से पिता पुत्र दोनों का चरित्र स्पष्ट रूप से हमें समझ आता है। अतः कहानी में पाजेब खो जाने का जो सारा दोष है वो बालक पर ही आरोपित होता है। आशुतोष द्वारा झूठा अपराध स्वीकार करने से उसे प्रताड़ना सहनी पड़ती है। लेखक ने पात्र आशुतोष के माध्यम से माता पिता के संबंध में लेखक जो है वो बताता है कि बच्चे अत्यंत भोले होते हैं किंतु उनका मनोविज्ञान अत्यंत जटिल होता है। धैर्य और प्यार से ही कुछ करना उचित होता है किंतु उन पर अनावश्यक दबाव डालना, डांट फटकार और दंड देना उन्हें आत्मसार्थ झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। लेखक अपने पात्र उद्देश्य के संप्रेषण में सफल रहा है। तो आशुतोष का जो चरित्र है उसको हमने उदाहरण स्वरूप समझा है कि वो किस तरीके से दबाव महसूस कर रहा था, वो किस तरीके से उसकी मानसिक स्थितियां चल रही थी, ठीक है, कि वो झूठा अपराध भी स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और उसकी जो बालपन की चेष्टाएं होती हैं जहाँ पर उसका जो पिता होता है वो बार बार उससे पूछता है कि बताओ तुमने चोरी करी है, तो वो अपने पिता से नज़रें भी नहीं मिला पाता है जबकि उसने चोरी नहीं करी होती है। तो ये सब जो उदाहरण हैं उनसे आप आशुतोष का चरित्र बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं, उदाहरण स्वरूप कर सकते हैं तैयार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया हो आशुतोष का चरित्र और आप अपना उत्तर अच्छे से तैयार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इस चैनल का जो मेन सोल पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस चैनल पर आपको हिंदी रचनाओं की व्याख्या और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सरल रूप में यहाँ उपलब्ध हों। तो आप किसी भी तरीके से हिंदी से जुड़े हुए हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप अन्य किसी भी तरीके से हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो 40-50% सिलेबस है वो आपके नेट में भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो चैनल है वो आपको बेहतरीन ढंग से आपको वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, कविताओं की व्याख्या आदि उपलब्ध करवाएगा, आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।